हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है। देखेंगे कि परमाणु होता क्या है। आइए देखते हैं क्या है। लिखा क्या है, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है। यहाँ पे ये बोला गया है कि आपने कभी कोई सा भी इमारत हो, उसकी जो दीवार बनता है ना, उसने आपने कभी देखा है बनते हुए। यहाँ पे लिखा गया है कि इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरों के समूह से एक इमारत निर्मित होता है। आपने देखा होगा कि दीवार पहले बनता है और बहुत सारी दीवार मिलकर के क्या बना लेते हैं, बहुत सारी दीवार मिलकर के एक कमरा बनता है। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे बहुत सारे दीवार होंगे। ठीक है, इससे चार दीवारी होता है ना, बोलते हैं चार दीवारी। बहुत सारे दीवार मिलकर के क्या बना लेता है, एक कमरे का निर्माण होता है। ठीक है, और कई कमरा समूह से एक इमारत निर्माण होता है, यानी कई कमरा मिलकर के क्या किसका निर्माण कर देते हैं, एक इमारत बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है, आप सोचिए क्या है। छोटे छोटे क्या है, ईंट है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ईंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक दीवार तैयार करेंगे। अब बहुत सारे दीवार मिलकर क्या तैयार करेंगे, बहुत सारे दीवार मिलकर एक कमरा तैयार करेगा। बहुत सारे कमरे मिलकर क्या तैयार करेंगे, बहुत सारे कमरे मिलकर एक इमारत तैयार होगा। समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। किसी बाबी यानी एंट हिल की रचनात्मक इकाई क्या होती है। तो आपको ये बताना है कि यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रवों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। यानी कि जैसे ये बोला गया है कि जितने भी द्रव होते हैं ना, उनकी जो रचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, परमाणु होती है। तो हम यहाँ पे परमाणु के बारे में जानेंगे कि परमाणु का आकार क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, परमाणु कितने बड़े होते हैं। आपको ये बताना है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि परमाणु कितने बड़े होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे। आप जब पढ़े रहेंगे तभी तो बताएंगे। तो आइए देखते हैं। परमाणु बहुत छोटे होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। लेकिन कितने छोटे होते हैं, आपको ये संख्यात्मक रूप से बताना पड़ेगा। समझ आ रहा है। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। यानी कि लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक सीट जितनी मोटी परत बनती है। अब सोचिए, लाखों परमाणु होंगे और लाखों परमाणु को जब एक के ऊपर रखते जाएंगे ना, तो जो हमारी जो पेज होती है A4 साइज की, मान लीजिए कागज होती है ना, उसकी जो मोटाई होती है उतनी मोटी एक सीट बनेगी। समझ में आ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या को हम किस में लेते हैं, नैनोमीटर में। देखिए इतने छोटे होते हैं कि नैनोमीटर में हम परमाणु त्रिज्या का मेजरमेंट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁹ मीटर में 1 नैनोमीटर होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 10⁻⁹ मीटर बताएंगे। ठीक है, अगर आप पूछ देगा कोई 1 मीटर में कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 10⁻⁹ नैनोमीटर बताएंगे। देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 10⁻⁹ बराबर 1 नैनोमीटर। आपसे अगर कोई पूछ देगा कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 10⁻⁹ होगा। अगर यही पूछ दिया जाएगा कि 1 मीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर बराबर, तो 1 मीटर देखिए इसको हम इधर नीचे लेके आएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर, इसको नीचे लेके आएंगे तो 1/10⁻⁹ होगा। अभी ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो हमारा 1 मीटर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, बताइए। 10 के बाद माइनस में है ना, इसको ऊपर जब लेके जाइएगा ना आप, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नहीं, 10 के पावर 9 हो जाएगा। सॉरी, 10 के पावर 9 होगा। 10 के पावर क्या होगा, केवल 9 होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 10 के पावर 9। समझ में आ गया। तो 10 के पावर क्या बनाएंगे, 10 के पावर 9 नैनोमीटर। चूंकि ये नैनोमीटर पहले से यहाँ पे है। ठीक है, नैनोमीटर, तो आप हो जाएगा 10 के पावर 9 नैनोमीटर होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए सापेक्ष आकार, आपको यहाँ पे देखना है, सापेक्ष आकार के बारे में जानना है। देखिए
किसके सापेक्ष आकार देखना है, देखिए हाइड्रोजन परमाणु। उदाहरण देखिए, त्रिज्या देखिए 10⁻−10 मीटर, यानी हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है 10⁻−10 मीटर होती है। जल अणु की कितनी होती है, 10⁻−9 मीटर। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होते हैं उसकी जो परमाणु त्रिज्या होती है, जो उसका आकार होता है, त्रिज्या होती है 10⁻8। रेत कण की 10⁻8, चींटी की 10⁻3, सेब की 10⁻1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है, यानी इतना छोटा है कि हम इसे नग्न मान सकते हैं, यानी नगण्य मानेंगे, वो इतना छोटा है कि हम इसे नगण्य मानेंगे। नगण्य मतलब नहीं के बराबर, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्यों सोचें? यहाँ पे बोला गया है कि जब नगण्य है तो हम इसके बारे में सोचेंगे ही क्यों, यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे देखिए, हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना है। यानी कि हम इसलिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो हमारा जो विश्व है, जो हमारा विश्व का निर्माण हुआ है, वो परमाणुओं से ही तो बना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सोचते हैं, सोचने पे मजबूर हो जाते हैं परमाणु के बारे में। चाहे हम उन्हें देख नहीं सके, फिर भी वे यहाँ विद्यमान है। देखिए, अगर उतने छोटे हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी यहाँ विद्यमान है, तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों के आवर्धिक प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं। यानी कि जो तत्वों के जो सतह होते हैं ना, उनमें जो आवर्धित प्रतिबिंब होते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यानी कि उसमें क्या होता है, जो परमाणु होता है ना, उसमें स्पष्ट रूप से क्या होता है, दिखाई देता है। देखिए, सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें परमाणु आपको दिखेगा छोटे छोटे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। यानी कि जो मॉडर्न प्रतीक है, आधुनिक मतलब समझ रहे हैं, मॉडर्न, यानी इस समय जो प्रतीक बनाया गया है उसका प्रतीक हम जानेंगे कि जो अलग अलग तत्व हैं उनके जो परमाणु होते हैं उनके क्या प्रतीक क्या क्या होते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उनके प्रतीक क्या है, ये सब जानेंगे। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता था। यानी कि किसने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था ना। डाल्टन ने क्या किया था, जब उन्होंने उस तत्व का, देखिए, प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की क्या करता था, इंगित करता था। जब उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का जब प्रयोग किया था ना, तो वो जो तत्व था ना, वो प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की क्या करता था, इंगित करता था। अर्थात हम कह सकते हैं यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यानी कि जो तत्व है ना, वो परमाणु को क्या करता था, प्रदर्शित करता था। बर्जीलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है इसका प्रतीक। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, देखिए, एक गोला है, ठीक है, और बीच में क्या है, एक डॉट है। समझ आ रहा है, एक ब्लैक डॉट है। ये हमारा किसका प्रतीक होता है, हाइड्रोजन का। कार्बन देखिए, कार्बन एक गोला है और इसके बीच में कोई सा भी डॉट नहीं है और ये थोड़ा सा डार्क कलर से भरा हुआ है। आप ऐसे याद रखेंगे, कार्बन। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन सिर्फ एक गोला है, इसके बीच में कोई सा भी ना तो डॉट है और ना ही कोई डार्क चीज़ें हैं। समझ आ रहा है। अब देखिए फास्फोरस, फास्फोरस में एक गोला है, ठीक, और उसमें 3 लाइनिंग है। समझ में आ रहा है, यानी वाई उल्टा कर देंगे, वाई को क्या कर दिया है, उल्टा करके इसमें सेट किया गया है, यानी कि हमारे ये फास्फोरस का प्रतीक है। ठीक है, ये याद करने का तरीका देखिए। सल्फर, सल्फर में क्या है, एक गोला है, गोला तो सब में दिख रहा है, ठीक है, गोला है और गोले में क्या किया गया है, प्लस का चिन्ह को ऐड कर दिया गया है, यानी प्लस का चिन्ह उसमें डाल दिया गया है। आयरन, आयरन हमारा क्या है,
गोला है, ठीक है, आयरन आई से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे बीच में एक आई डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉपर यानी सी से स्टार्ट होता है ना, कॉपर सी से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम क्या डाल देंगे, कॉपर में एक सी डाल देंगे, गोला है उसके अंदर सी डाल देंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन और कॉपर में यहाँ पे याद रखिएगा, कार्बन में क्या होता था कि गोला था, गोले के अंदर डार्क कलर था, इसमें क्या था, कॉपर, कॉपर में केवल सी का प्रतीक इसमें लिख दिया गया, सी डाल दिया गया। यहाँ पे सीसा यानी लेड बोलते हैं, लेड यानी कि एल डाल दिया गया इसमें। सिल्वर यानी एस है ना, यानी कि इसमें एस डाल दिया गया है। गोल्ड यानी जी से दर्शाते हैं, तो इसमें जी डाल दिया गया है। प्लेटिना, प्लेटिना यानी पी से दर्शाते हैं, पी डाल दिया गया। पारा, पारा देखिए इसमें कितने डॉट है, देखिए दो, दो चार, दो छः, दो आठ, आठ डॉट हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पारा एक, पारा का प्रतीक ये है, तो आप याद रख लेंगे, क्योंकि देखिए प्रतीक तो एक गोले के अंदर होगा, लेकिन आपको बस ये मेन चीज़ें ये तीन याद रखेंगे ना, तो आपको नीचे वाला याद हो जाएगा। तीन, और ये याद रख लीजिए, और ये दोनों चीज़ याद रख लीजिए। फास्फोरस में वाई उल्टा होता है, और सिल्वर में क्या होता है, प्लस इसमें लगा होता है। और ये सभी तो आयरन, कॉपर, सीसा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, पारा, ठीक है, एक पारा को भी देख लीजिएगा, समझ रहा है, तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, डाल्टन द्वारा सुझाए गए कुछ तत्वों के प्रतीक। डाल्टन ने क्या किया था, उन्होंने बताया था, और उनका प्रतीक उन्होंने लिख करके दिया था। देखिए, प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे सर्वप्रथम पाए गए थे। यानी कि जो सबसे पहले जो प्रारंभ में जो तत्व पाए गए थे, जहाँ से पाए गए थे ना, वहीं से उसका नाम की उत्पत्ति कर दी गई थी, ठीक है। जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ है, यानी काइप्रस, यानी साइप्रस बोल सकते हैं, साइप्रस यानी कॉपर, ठीक है। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया है, जैसे उदाहरण के तौर पर स्वर्ण, स्वर्ण यानी गोल्ड का नाम है, अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एम्प्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम लोग चलेंगे, जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृत प्रदान करती है। यानी कि ये IUPAC है जो ना, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और उस तत्वों का नाम और प्रतीक का ये क्या करती है, ये ये क्या करती है, स्वीकृत करती है। अगर ये स्वीकृत करती है तो हमारा तत्व और प्रतीक का जो नाम है वही रहेगा, नहीं करती है तो नहीं रहेगा। देखिए, अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं, समझ आ रहा है। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में, यानी कोई सा भी प्रतीक है, यानी उसके पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में क्या किया जाता है, लिखा जाता है, समझ आ रहा है। यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, एल। यहाँ देखिए, हम हाइड्रोजन को तो एच लिखेंगे, पहला है हाइड्रोजन। अगर हमारा आ गया एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम हमारा AL ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो पहला अक्षर हम बड़े कैपिटल में लिखेंगे और दूसरा स्मॉल में लिखेंगे, ऐसे एल्युमिनियम। ये चीज़ ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, समझ आ रहा है। जैसे कोबाल्ट, तो यहाँ पे देखिए, पहला अक्षर हम कैपिटल में लिखेंगे, वही ऊपर जो लिखा गया था कैपिटल में लिखेंगे C, और दूसरा अक्षर ये हमारा O लिखेंगे, कोबाल्ट, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन C और कैपिटल में भी O लिख देंगे, ये हमारा रॉन्ग है, ये वाला चीज़ हमारा करेक्ट होगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे क्या है, कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर और बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क्लोरीन हमारा Cl हो गया, और जिंक Zn, ये सही है, ठीक है। अगर हम ZN ऐसे लिख देते हैं ना, तो ये गलत है, पहला अक्षर कैपिटल में होना चाहिए और दूसरा अक्षर स्मॉल में होना चाहिए, ये Zn हो गया, ठीक है। क्लोरीन देखिए वैसे ही है। अन्य तत्वों के प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है। यानी कि जो अन्य तत्व जैसे है ना, जैसे कि तत्वों को, उनको उनको जो है ना, लैटिन, जर्मन, ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से क्या किया गया, बनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे लोहा, लोहा को हम आयरन बोलते हैं ना, आयरन, तो यहाँ पे कैपिटल में आई होना चाहिए और स्मॉल में आर होना चाहिए, ना, आई होना चाहिए, स्मॉल आर होना चाहिए।
तो यहाँ पे नहीं होकर के यहाँ पे एफ लिखा गया, एफ यानी कि फेरम, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि लोहे का जो लैटिन नाम क्या होता है, एफ होता है, यानी कि फेरम बोलते हैं, ठीक है, जो उसे लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। समझ में आ रहा है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक क्या है, Na है, सोडियम का प्रतीक Na है, ठीक है, और पोटेशियम का प्रतीक क्या है, K है। तो क्रमशः नेट्रियम कैलियम से व्युत्पन्न है, यानी सोडियम, हमें सोडियम कैसे लिखेंगे, यस यस आएगा पहले अक्षर, लेकिन सोडियम को हम Na लिखते हैं, Na। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारा जो है ना नेट्रियम और कैलियम से व्युत्पन्न हुआ है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार प्रत्येक तत्व का नाम एवं अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता होता है, ठीक है, यानी कि जो प्रत्येक तत्व का जो नाम होता है वो एक अद्वितीय रासायनिक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु की त्रिज्या तो हम पढ़ चुके थे कितनी होती है, और परमाणु का जो द्रव्यमान है वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो परमाणु का द्रव्यमान आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमाणु का द्रव्यमान, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।